हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है। तो इसी सीक्वेंस को फ्रेंड आगे तक बढ़ाकर पूरा आपका केवीएस का सिलेबस जो है, चाहे टीएसटी का हो चाहे पीएचडी का हो, दोनों को ही कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड दोनों का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे इसके राइटर है। जो हमारे राइटर है मुंशी प्रेमचंद। आपके एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन तो जरूर ही है कि देखने को मिल जाएगा। जो हमारा आज का चैप्टर है फ्रेंड उसका नाम है फेयर प्ले, जिसमें हम आपके पूरे राइटर की बायोग्राफी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हर एक टॉपिक इनसे पूरा कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी किस प्रकार से आप क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है ग्रेजुएशन लेवल पे किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे राइटर हैं वो प्रेमचंद हैं, जिनका देखिए सूडोनेम क्या था। इनका सूडोनेम ही प्रेमचंद था और इनका ओरिजिनल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म कब हुआ था? बॉर्न हुए थे 31 जुलाई 1880। कहाँ हुए थे फ्रेंड? लमही में। फ्रेंड कभी कभी आपको लमही न मिल के आपको यहाँ पास मिलेगा लमती। कभी कभी आपको लमती भी देखने को मिल सकता है। आपको लमती और लमही दोनों ही देखने को मिल सकता है। तो आप दोनों ही आंसर को टिक कर सकते हैं। लमही नियर वाराणसी इंडिया। तो एक बार इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, इंडिया, जो कि इंडिया में है ही हमारा वाराणसी। तो फिर इनका जो इनका डाइट डेट का 8 अक्टूबर 1936, ये भी वाराणसी में ही हुआ था। ये माने क्या जाते हैं? प्यूंडर इन एडॉप्टिंग इंडियन थीम्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी स्टाइल। इन्होंने क्या था कि जो वेस्टर्न स्टाइल था लिटरेचर का, उसको इंडियन में अपना इंडियन रूप एक निखारने वाले कौन थे? प्रेमचंद ही थे। ही रोड नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन उर्दू एंड हिंदी। तो ये जो नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे फ्रेंड, किस में लिखते थे? हिंदी एंड उर्दू में लिखते थे। जस्ट अ सेकेंड। फ्रेंड ये जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है। वैसे तो आप में पार्ट फर्स्ट ही मेंशन है, लेकिन आगे देखेंगे कि हमें तीनों करना है कि नहीं करना है। और ये जो हमारे राइटर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मे भी हो सकता है कि आपका जो वीडियो थोड़ी लंबी हो। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो 2 पार्ट में बना लेंगे। फिर आप लोग कहते हैं मैम धीरे धीरे बोलिए, बहुत स्पीड में आप बोलती हैं। इसलिए मैं स्पीड में बोलती हूँ फ्रेंड, कि जिससे कि आप लोग का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो पाए। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ लग रही है तो आपके पास ऑप्शन रहता है वीडियो को स्लो और फास्ट करने का। आप वहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। हुज ओरिजिनल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तव, मैंने आपको बताया। वॉज बॉर्न ऑन 31 जुलाई 1880 इन विलेज लमही नियर वाराणसी, वेयर इज फादर वॉज अ क्लर्क इन अ पोस्ट ऑफिस। इनके फादर क्या थे? एक क्लर्क थे। अगर किसी के फादर से आ गया तो वो जरूरी हो जाता है। इन पोस्ट ऑफिस प्रेमचंद पेरेंट्स डाइड यंग, जब बहुत ही छोटे थे प्रेमचंद तभी इनके क्या है? पेरेंट्स मीन्स खत्म हो गए थे। हिज मदर वेन ही वॉज सेवन एंड हिज फादर वाइल ही वॉज 14 ईयर एंड स्टिल स्टूडेंट। जब ये 7 साल के थे तो इनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। और जब ये 14 ईयर जब एक स्टूडेंट ही थे तो इनके पिता भी एक्सपायर हो गए। प्रेमचंद वॉज लेफ्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्टेप मदर एंड स्टेप सिबलिंग। अब इनकी जो पूरी जिम्मेदारी थी वो किस पे आ गई थी? स्टेप मदर और स्टेप सिबलिंग्स पे इनकी पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर पता चला होगा। फिर अर्ली इन लाइफ प्रेमचंद फेस्ड इमेंस पॉवर्टी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एकदम करीबी से, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, तो एकदम बिल्कुल करीब से गरीबी को देखा। ही अर्न 5 रुपीज़ अ मंथ ट्यूटोरिंग अ लॉयर चाइल्ड। एक लॉयर के चाइल्ड को मीन्स लॉयर के बच्चे को पढ़ाते थे ये। जो उनको क्या मिलता था? 5 रुपीज़ अ मंथ, मतलब एक महीने का 5 रुपये इनको मिलता था, क्योंकि ये उसको क्या करते थे? ट्यूशन देते थे। ही वॉज मैरिड एट द अर्ली एज ऑफ 15 बट दैट मैरिज वॉज फेल्ड। 15 साल की उम्र में पहली शादी की, बट वो मैरिज क्या हो गया? फेल हो गया। लेटर ही मैरिड अगेन टू शिवरानी देवी। अब इनकी वाइफ का आप नाम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में अपने लिख लीजिए। जो कि क्या थी? एक बाल विधवा थी। शिवरानी देवी जो थी एक बाल विधवा थी, मीन्स चाइल्ड विडो थी वो उनसे इन्होंने दोबारा शादी किया। एंड हैड सेवरल चिल्ड्रन, और मतलब कि सेवरल चिल्ड्रन हुए। सी सपोर्टेड हिम थ्रू लाइफ स्ट्रगल, और इन्होंने पूरे लाइफ इनके जितने भी स्ट्रगल थे उनके साथ ये खड़ी रही। प्रेमचंद पास्ड हीज मेट्रिकुलेशन एग्जाम विथ ग्रेट इफर्ट्स इन 1989। इनका देख लीजिए, जो इनका मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड, उनका कब पास हुआ था?
हालाँकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएँगे, लेकिन थोड़ा-सा हमें देखना ज़रूरी पड़ता है कि किस कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये सब नहीं देखा जा सकता, तो हमें थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए। इन 1899 ही टूक अप स्कूल टीचिंग जॉब। इन्होंने स्कूल टीचिंग जॉब कब किया था फ्रेंड? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो बन सकता है 1899 में इन्होंने क्या किया था? स्कूल टीचिंग जॉब स्टार्ट किया था विद अ मंथली सैलरी ऑफ 18 रुपीज़। इनके मंथली का सैलरी क्या था? 1 महीने की सैलरी क्या थी? 18 रुपीज़ मात्र थी। मीन्स कितनी थी फ्रेंड? 18 रुपीज़ मात्र थी। In 1990, he passed his BA with English, Persian and History. लेटर पर प्रेमचंद वर्क एज द डिप्टी सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। अब इनका तो ये वर्क का हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। प्रेमचंद लाइड अ लाइफ ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल, मतलब पूरे लाइफ ये फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझते रह गए प्रेमचंद जो है। वंस ही टुक अ लोन ऑफ 2.5 रुपीज़। इन्होंने क्या कितने का लोन लिया था फ्रेंड? 2.5 रुपीज़ मीन्स ₹2.5 का इन्होंने एक बार लोन लिया था टू बाई सम क्लोथ, कुछ कपड़े खरीदने के लिए। ही हैड टू स्ट्रगल फॉर 3 ईयर्स टू पेड। इसको इनको पे करने के लिए, वो जो लोन लिया था उसको पे करने के लिए इनको पूरे कितने साल लगे थे? 3 ईयर्स लग गए थे उसको, मतलब कि पे करने के लिए पूरे 3 साल लग गए थे। कितना लोन लिया था फ्रेंड? ₹2.5 का, मतलब 2.5 रुपीज़। वेन आस्क्ड वाई ही डज नॉट राइट एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, मतलब किसी ने इनसे पूछा कि क्यों क्यों नहीं तुम आप अपने बारे में ही क्यों नहीं लिखते हो, तो इन्होंने उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया है फ्रेंड कि लोग जब ये अपना लिखना स्टार्ट किए, राइटिंग कैरियर अपना स्टार्ट किए, तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हारी स्टोरी खुद ऐसी है कि लोग तुमको पढ़ना चाहेंगे, तुमको लोग सुनना चाहेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं कि तुम खुद अपने बारे में ही लिखो। तो उसके ऊपर प्रेमचंद्र जी ने रिप्लाई किया था। क्या रिप्लाई किया था? सुनिए। वॉट ग्रेटनेस टू डू आई हैव दैट आई हैव टू टेल एनी वन अबाउट, मतलब मैंने ऐसा कौन सा महान काम कर लिया जो मैं अपने बारे में लोगों को बताऊं। आई लाइव जस्ट लाइक मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। मैं मेरी लाइफ वैसे ही है, मैं वैसे ही रह रहा हूं जैसे कि इस कंट्री में मिलियंस पीपल रह रहे हैं। मतलब मैं ही केवल गरीबी को फेस नहीं कर रहा हूँ, इस कंट्री में बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, मिलियंस में ऐसे पीपल हैं जो इस गरीबी, इस पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। आई एम ऑर्डिनरी, माई लाइफ इज़ ऑल्सो ऑर्डनरी। हालांकि वो इतना गरीबी से जूझ रहे थे, चाहते तो अपनी स्टोरी लिख सकते थे, बट उन्होंने क्या कहा? आई एम ऑर्डनरी। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर ये कोटेशन आपसे पूछ लिया उठा के कि आई एम ऑर्डनरी, माई लाइफ इज़ ऑल्सो ऑर्डनरी, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको आंसर टिक करना है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये लाइन कही गई है। क्योंकि इस तरह की कोटेशन आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी राइटर का अगर कोई कोटेशन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, तो एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए ना आए, बट ये जो प्रेमचंद है, इनसे एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। तो आई एम अ पुअर स्कूल टीचर सफरिंग फैमिली ट्रेवल्स। वो क्या कहते हैं खुद को? मैं एक गरीब, मतलब कि एक ऐसा टीचर हूँ जो थोड़ा सा गरीब हूँ, और फैमिली के जो ट्रेवल्स हैं उनसे क्या हुआ, सुलझ, मतलब उसमें पूरा उलझा हुआ हूँ, उसको पूरा सफ़र कर रहा हूँ। ड्यूरिंग माई होल लाइफ टाइम आई हैव बीन ग्रिंडिंग अवे विद द होप दैट आई कुड बिकम फ्री ऑफ माई सफरिंग। मैंने पूरी ज़िंदगी में सोचता रहूँगा कि मैं इस सफरिंग से अब फ्री होऊंगा, बट आई हैव नॉट बी एबल टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द सफरिंग। बट मैं इस सफरिंग से फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। वॉट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस लाइफ दैट नीड्स टू बी टोल्ड टू एनीबडी, मतलब मेरे जीवन में ऐसा क्या स्पेशल है जो मैं लोगों तक अपनी बात को, अपनी स्टोरी को बताऊँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और इनकी बातें भी अच्छी लगी। तो ये अगर ये कोटेशन उठा के एग्जाम में दे दिया गया तो आप बिल्कुल क्लियरली उनको टिक कर दीजिएगा। ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स ही बिकम टेरिबली इल, मतलब जब उनके अंतिम समय आया तो वो थोड़े बीमार चल रहे थे। द मनी हिज वाइफ यूज टू गिव फॉर हिज ट्रीटमेंट वॉज यूज इन रनिंग हिज प्रेज दी सरस्वती। इनकी एक पत्रिका थी सरस्वती, जो उसको प्रेज करने में थोड़ी और मतलब पैसे भी उसमें लगे। ही वॉज ऑल्सो राइटिंग अ बुक मंगलसूत्र। अब फ्रेंड इनका ये इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि ये इनका मंगलसूत्र जो वर्क है प्रेमचंद जी का, वो अधूरा रह गया है, क्योंकि उनकी फिर मृत्यु हुई हो गई थी, उनकी तबीयत तो खराब चल ही रही थी। तो ये जो मंगलसूत्र है, आप नोटिस कर लीजिए कि अगर पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद जी का कौन सा अधूरा वर्क है, तो मंगलसूत्र उनका अधूरा वर्क है, विच कुड नेवर बी कम्प्लीटेड। ऑल दिस हैड सीरियस इम्पैक्ट ऑन हिज हेल्थ लीडिंग टू हिज अर्ली डेथ। अब इनका डेथ देख लीजिए आप, 8 अक्टूबर 1936 एट द एज ऑफ 56। फ्रेंड अगर किसी राइटर का एज मेंशन है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो डेथ हुआ था उसकी एज कितनी थी? 56 थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेमचंद हैज़ रिटन अबाउट 300 शॉर्ट स्टोरीज, सेवरल नॉवेल्स एज वेल एज मैनी एसेज एंड लेटर्स। आपने देखा ये सब कितने, मतलब आप तो प्रेमचंद के बारे में अच्छे से जानते हो, क्योंकि वो हमारे बहुत ही फेमस हिंदी राइटर हैं, जो कि मोस्टली हिंदी और रशियन, उर्दू में लिखते थे, और इनके जो वर्क रहते थे फ्रेंड इंग्लिश और रशियन में भी ट्रांसलेट हुए हैं।
ही हैज़ ऑल्सो रिटन सम प्लेस, ही ऑल्सो डिड सम ट्रांसलेशन, उन्होंने ट्रांसलेशन भी अपने वर्क का किया है। मैनी ऑफ प्रेमचंद स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड रशियन, ये मैंने आपको बताया ही। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रेमचंद वर्कड एज अ टीचर 1921। अब इनका टीचर का पीरियड था, जान लीजिए कब से कब तक, 1921 वेन ही ज्वाइंड मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास के गांधी यहाँ पास है। तो यहाँ पास एक अगर मोमेंट पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद गांधी जी के कौन से मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो कौन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से गांधी जी बिलोंग करते हैं। अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाए कि प्रेमचंद गांधी जी के कौन से मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से ये बिलोंग करते थे। हिज फर्स्ट मेजर हिंदी नॉवेल इज सेवा सदन। अगर किसी का फर्स्ट या फिर लास्ट आपको देखने को मिल रहा है मेंशन है, तो वो आपके लिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका जो फर्स्ट नॉवेल है, देखिए सेवा सदन कब आया था, 1918 में आया था, जो कि हिंदी इसका ट्रांसलेशन हुआ था हाउस ऑफ सर्विस। ये इसका हिंदी है, ये जो ओरिजिनल है इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था हाउस ऑफ सर्विस हुआ था। डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड मोरल करप्शन, मोरल इसमें जो स्टोरी जो थीम दिखाई गई है वो प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड मोरल करप्शन एमंग द इंडियन मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम थी, किसका था फ्रेंड, चाहे प्रोस्टिट्यूशन का हो चाहे मोरल करप्शन का हो, ये इसमें दिखाया गया, किसमें, सेवा सदन में दिखाया गया, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हाउस ऑफ सर्विस। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं बहुत तेज़ तो नहीं बोल रही, अगर बोल रही होंगी तो प्लीज़ आप स्पीड अपना चेक वहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं यूट्यूब से। तो मेरी बात अच्छी लगी तो फ्रेंड अभी तक यहाँ समझ आ गया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक दीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रेमचंद वर्क्स डिपिक्ट द सोशल इविल्स ऑफ अरेंज्ड मैरिज, द एब्यूजेस ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूलर पेजेंट्री बाय मनी लेंडर्स एंड ऑफिसर्स। मोस्टली उस टाइम जब इनका टाइम पीरियड था प्रेमचंद जी का, तो उस टाइम हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। किसके अधीन था, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के था। तो वो मोस्टली अपने जो वर्क लिखते थे, अपने शॉर्ट स्टोरी, अपने जो नॉवल लिखते थे, उसका जो उनका थीम रहता था, क्या रहता था, जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है उसका एक्सप्लॉयटेशन का इनका रहता था, या फिर प्लेजेंट्री बाय मनी लेंडर्स, जैसे कि जो मनी लेंडर्स होते थे, जो कि जिनके पास खुद का ज़मीन ज़्यादा होता था और उस पर वर्कर काम करते थे, उस तरह की ये थीम अपने नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में लिखना पसंद करते थे। उस मतलब कि जो सोशल उस टाइम का जो पीरियड था, तो उसको ये अपने नॉवेल स्टोरी में उतारते थे। एक प्रकार से इनका जो फ्रेंड वर्क देखने को मिलेगा आपको, तो इसमें इनका मोस्टली थीम किससे रहता था फ्रेंड, सोशल रियलिज्म से रहता था। मैंने आपको रियलिज्म बताया है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, जो कि जो रियलिज्म मतलब सबको जो सही है उसको रियल तरीके से दिखाया जाए नॉवेल में, तो उसको क्या कहते हैं, रियलिज्म नॉवेल कहते हैं। तो इसमें क्या है, सोशल की जो उस टाइम सोशल डिपिक्ट, सोशल प्रॉब्लम उस टाइम बिलोंग थे, समाज में जो बुराइयाँ कुरीतियाँ उभर के आ रही थी, उस पर प्रेमचंद जी अपना नॉवेल लिखना पसंद करते थे, उसको अपना थीम बनाना पसंद करते थे। तो मोस्टली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रकार का थीम प्रेमचंद जी के लिखते थे, तो सोशल रियलिज्म से ये लिखते थे। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। मच ऑफ प्रेमचंद बेस्ट वर्क इज टू बी फाउंड एमंग हिज 250 आर सो शॉर्ट स्टोरी कलेक्टेड इन हिंदी अंडर द टाइटल क्या है, मानसरोवर। ये देख लीजिए आप, इनका जो टाइटल है मानसरोवर, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ था, दी होली लेक। मानसरोवर को क्या कहा गया, दी होली लेक में कहा गया है। कॉम्पैक्ट इन द फॉर्म ऑफ, just a second friend, compact in the form and style they draw as to his novel as notably wide range of the northern Indian life for their subject matter। मैंने बताया ना कि इनका जो नॉवेल का या फिर किसी भी चीज़ का जो वाइड रेंज रहता था, कि जो उनका थीम रहता था, उस क्या रहता था, जो नॉर्थन इंडियन रहते थे उनके लाइफ, उनके डेली बेसिस लाइफ के अकॉर्डिंग ही इनका जो सब्जेक्ट मैटर रहता था, वो थीम उसको अपना ही थीम बनाते थे, वही उनका सब्जेक्ट मैटर रहता था। जो मीन्स कि नॉर्थन इंडियन का जो लाइफ का डेली रूटीन रहता था या फिर कोई सोशल इविल रहता था, तो इस प्रकार की वो अपना थीम बनाते थे अपनी शॉर्ट स्टोरी या फिर नॉवेल के। Usually they point up a moral or say reveal a single psychological truth। प्रेमचंद नॉवेल्स इंक्लूड अब यहाँ पास देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया है आपका। इनका कौन कौन सा नॉवेल है, एक बार तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कि अगर रिकॉग्नाइज करने को आपके एग्जाम में आ गया तो आप कर पाएँ कि हाँ ये किसका है। तो यहाँ पास देखिए प्रेम आश्रम आया था, जो कि कब आया था, 1922 में। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था क्या था, लव रिट्रीट। जो प्रेम आश्रम का है वो लव रिट्रीट, और रंगभूमि का है 1924, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दी एरेना। और गबन का भी देख लीजिए, गबन का क्या है,
इम्बेजलमेंट और ये कर्मभूमि, ये जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत सारे इनके वर्क थे, पर जो इम्पोर्टेंट है वहीं मैंने यहाँ से यहाँ तक कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी एक नंबर तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। कर्मभूमि फ्रेंड जो आई थी वो 1931 में आई थी, और इसका एरेना ऑफ एक्शन इसका इंग्लिश वर्जन है। एंड गोदान, गोदान जो आई थी फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोदान 1936 में आई थी, जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिफ्ट ऑफ अ काउ। में भी आपको देखने की मिल जाए कि गोदान का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, इंग्लिश वर्जन क्या है, तो दी गिफ्ट ऑफ अ काउ है। और फिर गोदान द गिफ्ट ऑफ अ काउ हिज लास्ट नॉवल, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इनका लास्ट नॉवल माना जाता है। ही इज़ कंसिडर द फाइनेस्ट हिंदी नॉवल ऑफ ऑल टाइम, मतलब अभी तक का ये फाइनेस्ट नॉवल माना जाता है। किसका फ्रेंड? गोदान को माना जाता है, इसलिए गोदान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अगर इन सब का मान लीजिए कि प्रेम आश्रम का डेट याद कर सकते हैं, रंगभूमि का याद कर सकते हैं, कर्मभूमि का याद कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि गोदान का देखिए 1936 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। मे भी आपको मैच द फॉलोइंग वाले ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। तो ये थोड़ा सा अगर ईयर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पास हमारे राइटर कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो फ्रेंड हमने अपने राइटर को बहुत ही अच्छे से कवर किया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताया है, अपने नोट्स में मेंशन किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फेयर प्ले। तो वैसे तो हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल जो फेयर प्ले का है पार्ट फर्स्ट ही इसमें मेंशन है, उसमें मेंशन है। बट पार्ट फर्स्ट में बहुत ही छोटा शॉर्ट सा है, तो इतना ही हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो हम तीनों को ही कवर करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी स्टोरी भी लंबी है, मे बी वीडियो लंबी हो जाए। तो जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टर हैं, आपको इनका नेम तो जरूर पता होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। तो जो ये दोनों कैरेक्टर हैं, जुम्मन शेख सबसे पहले तो देख लीजिए, अलगू चौधरी, क्योंकि कैरेक्टर रिकॉग्नाइज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कैरेक्टर को पहचानने का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जुम्मन शेख कौन से शॉर्ट स्टोरी या कौन से नॉवल से बिलोंग करते हैं, तो अलगू चौधरी कौन से है। फिर अभी या फिर 2-3 कैरेक्टर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दी फेयर प्ले के कौन से कैरेक्टर इसमें से नहीं है। तो आप थोड़े से कैरेक्टर जो इसके इंपॉर्टेंट है, मैं सारे नहीं कह रही हूँ, सारे तो किसी को भी नहीं याद हो सकते, बट जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड उसको आप देख लीजिए। जो ये दोनों जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और तीसरे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो उनकी आंट है। तो उनकी आंट का तो नेम यहाँ पास मेंशन नहीं है, बट ये आंट के नाम से ही पूरे उसमें शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है। तो देखिए, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। मतलब दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, जुम्मन सिंह एंड अलगू चौधरी की, जब इनमें से कोई एक बाहर जाता था तो दूसरा वाला इनके पूरे फैमिली का ध्यान रखता था। दी अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों ही ये जो हैं, ये दोनों ही बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन रहते थे उस गाँव के। अपने गाँव के दोनों ही बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन रहते थे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जो जुम्मन था फ्रेंड, उनके पास एक क्या थी, ओल्ड आंट थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। मतलब जिनके पास जो आंटी थी जुम्मन की, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसको उन्होंने जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दिया था, और इसलिए ट्रांसफ़र किया था कि वो उसका ख्याल रखेंगे, उनको खाना देंगे, अपने पास रहने को मतलब रहने देंगे जुम्मन लोग। तो दे अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। मतलब कि जो कपल रहते थे, जुम्मन और उनकी वाइफ थी, वो कुछ सालों तक तो, हालांकि कुछ सालों तक तो ये अपनी वो जो आंट रहती है उनकी देखभाल करती हैं। देन द सिचुएशन चेंज, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाता है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जो ये ओल्ड लेडी रहती है, उनके जो उनसे जुम्मन और उनकी फैमिली, जो उनकी वाइफ रहती है, फैमिली से बिलोंग मन से होता है कि वाइफ, तो उनकी जो वाइफ रहती है उनसे परेशान होने लगती है। मीन्स एक बार तो ऐसा हालत हो जाता है कि उसकी वाइफ जो रहती है उन्हें खाना भी देना पसंद नहीं करती है। Juman became an indifferent to her as his wife, who grilled even the little food that the old lady wanted every day. वो कहती थी, मतलब उसका इस प्रकार से वो थोड़ी नफरत करने लगी थी कि उनको खाना देने में भी वो हिचकिचाती थी। सी slurred this insult along with her food for a few minutes. फिर आंट ने क्या किया, कुछ दिनों तक तो वो ये, मतलब स्लॉट मीन्स होता है कि मीन्स जाने दो, जो भी हो रहा है होने दो। स्लॉट मीन्स होता है कि एक प्रकार का कह लीजिए कि इंसल्ट, इस प्रकार के इंसल्ट को उन्होंने फिर टोलरेट किया कि हाँ ठीक है, रहने दो, जो हो रहा है चलने दो। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, बट पेशेंस का भी लिमिट, फिर आंटी ने कहा कि पेशेंस का भी लिमिट होता है। उन्होंने क्या कहा फ्रेंड, ये देखिए उनकी आंट है ये जुम्मन।
फिर उनकी आंट, वन डे सी स्पोक्स टू जुम्मन, सी का मतलब यहाँ पास हुआ फ्रेंड जुम्मन, उनकी आंट से हुआ। वन डे सी स्पोक्स टू जुम्मन, My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. वो कहती हैं कि तुम बहुत हो गया, तुमने अब मेरा ख्याल जितना रख सकते थे रख लिए हो, अब मुझे क्या चाहिए, अलाउंस चाहिए, मंथली अलाउंस चाहिए, तुम मुझे जितना भी दे सकते हो दे दो, मैं अपना एक सेपरेट किचन करूँगी। तुम मुझे मेरा खाना नहीं बनाना चाहते हो मत बनाओ, मैं खुद का अपना ध्यान रख लूँगी, खुद का मुझे अपना किचन दूसरा बना लूँगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसमें जुम्मन का रिप्लाई क्या रहता है फ्रेंड, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मतलब मेरी पत्नी जानती है कि किस प्रकार से घर को चलाया जाता है। बी पेशेंस सेड जुम्मन सेमलेसली, मतलब सेमलेसली क्या कहता है, मतलब शर्मिंदा होकर कहता है कि पेशेंस रखिए, कुछ भी नहीं होगा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और ये बात सुन के जो उनकी आंटी रहती है थोड़ी गुस्से में हो जाती है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। ये जो पूरा रोल प्ले हुआ है फ्रेंड विलेज पंचायत के अकॉर्डिंग ही हुआ है, मतलब उनके इर्द गिर्द घुमा है। तो वो क्या कहती हैं कि इस तरीके से तो आप लोग मुझे अलाउंस नहीं दोगे, तो मैं क्या करूँगी कि जो पंचायत है उसमें जाके आप लोगों का कंप्लेन करूँगी, तो पंचायत ही मुझे न्याय दिलाएगा। Just a second. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeing their support. कुछ तो उसमें से कि मतलब कि हाँ सपोर्ट मीन्स कि वो मतलब कि जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मीन्स कि वो काफ़ी दिनों तक वो गांव वालों से भी मिली, अपनी प्रॉब्लम को क्या हुआ, मतलब अपनी प्रॉब्लम को गांव वालों से शेयर की। तो अपनी जो वो लोग कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने धिक्कारा भी, मीन्स सम सिंपथाइज, कुछ लोगों ने उनके साथ सिंपथी दिखाई, अदर्स लव, कुछ लोगों ने उनके ऊपर हंसा भी, एंड अ फ्यू अदर एडवाइज़र, और कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि तुम क्या करो, मेक इट अप, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मेक इट अप विद हर न्यूफे एंड हिज वाइफ, मतलब कहती है कि तुम अपने जो तुम्हारा बेटा है तुम उसके साथ क्या करो, पैचअप कर लो। पैचअप मीन्स होता है कि हाँ उसके साथ तुम जो जैसे भी वो रख रहा है वैसे तुम रहो। एट लास्ट सी कम टू अलगू चौधरी। अब अलगू चौधरी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कौन था, ये जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था अलगू चौधरी। एंड स्पोक टू, लास्ट में किससे बात करने आती हैं, अलगू चौधरी से बात करने आती हैं। यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उस पर अलगू जो रिप्लाई करता है उस आंट को क्या कहता है, यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ। अलगू सेड बट इज़ इट राइट माई सन। उस पर दादी भी रिप्लाई करती है राइट माई सन टू कीप मम मीन्स होता है फ्रेंड शांत, मीन्स साइलेंट या फिर क्वाइट, यहाँ पास देखिए मेंशन है, मीन्स साइलेंट या फिर शांत। क्या फिर कहती हैं कि क्या तुम ये सब देख के भी शांत रहोगे, मेरे साथ उसने इतना गलत किया, क्या ये सब भी देख के तुम शांत रहोगे। व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, क्या तुम्हें जस्ट मीन्स जस्टिस होता है, क्या तुम्हें ये जस्टिस लगता है, क्या तुम्हें ये सच्चाई लगता है, क्या ये इंसाफ है तुम्हारे हिसाब से कि वो मैंने उसको अपनी प्रॉपर्टी इसलिए दी कि वो मेरा ध्यान रखेगा बुढ़ापे में। बट उसने क्या किया कि अब मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मुझे खाना देने में भी वो लोग हिचकिचाते हैं। तो क्या इस तरह की सच्चाई तुम्हें जस्टिस लग रही है। तो वो फिर प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ये कहती हैं बहुत ही मतलब प्लीड से कहती हैं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, देन केम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड। वो कहती हैं कि तुम पंचायत में आओ, जो लेडीज आंट रहती हैं वो अलगुस कहती हैं कि तुम पंचायत में आओ और सभी को सच्चाई बताओ, जो कि सच्चाई मैंने तुमको बताई वो तुम पंचायत में सबको बताओ। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स। बट वो उस पर तो वो जो अलगू रहता है उस पर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, बट उनके जो बातें रहती हैं उसके कानों में गूंजती रहती हैं। रिंगिंग इन हिज ईयर मीन्स कानों में गूंजना होता है फ्रेंड। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए हमारे जो सिलेबस में है बस यहीं तक मेंशन है, अब यहाँ तक तो आपको कोई स्टोरी समझ ही नहीं है। अब पंचायत वाला सीन तो पार्ट सेकंड में स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने कहा कि हम जो पार्ट सेकंड और थर्ड को भी कवर करेंगे। 3 पार्ट में है फ्रेंड, तो हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट पार्ट का ये, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि स्टोरी से ज़्यादा तो आपको राइटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम पार्ट सेकंड को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। दी पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर, उसी शाम को जो पंचायत रहती है। अब यहाँ पास ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप में क्वेश्चन बन सकता है कि जो पंचायत बैठती है वो कहाँ पास बैठती है, ओल्ड बनियान ट्री, अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, जो बनियान का ट्री रहता है उसके नीचे बैठती है। कब बैठती है, इवनिंग टाइम में बैठती है। ये सब नोटिस करने वाली चीज़ फ्रेंड अपने नोट्स में आप लोग लिख लिया करिए। जब जुम्मन स्टूप up and said, the voice of the punch
पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। ये लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स द वॉइस ऑफ द पंच द वॉइस ऑफ द गॉड। मतलब यहाँ पास एक प्रकार का आपको देखना पड़ेगा, देखने को मिल रहा है कि यहाँ पास जैसे कि एक प्रकार का मेटाफर यूज़ हुआ है। द वॉइस ऑफ द पंच नहीं, मतलब कि लोगों की आवाज़, यहाँ पर द वॉइस ऑफ द पंच हो गया। मीन्स कि ये जो पंच हुए हैं, जब जो वो उनका नियम रहेगा, जो उनकी लास्ट में जो डिसीजन रहेगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। मतलब जो अगर हम वॉइस ऑफ द पंच, वॉइस ऑफ द गॉड इसलिए पंच की वॉइस को कहा गया है फ्रेंड, क्योंकि जो भगवान कहते हैं वो हम लोग करते हैं। जो भगवान चाहते हैं वो हम लोग को चाहे ना चाहे पर हमें वो करना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि जो पंच डिसाइड करेंगे, हाँ वो क्या रहेगा, वो भगवान की लकीर, मतलब वो पंच की कही हुई बात क्या रहेगी, भगवान की लकीर रहेगी। इसलिए यहाँ पास पंच के जो वॉइस को कहा गया है, भगवान का वॉइस कहा गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पास आपको मेटाफर देखने को मिलेगा। लेट माई, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। फिर वो क्या कहती हैं, जबकि मेरी आंट हाँ पंच को नॉमिनेट करेंगी, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उनके साथ क्या करना है। जस्ट अ सेकेंड। तो फ्रेंड इस पे जब कहा गया कि हाँ आंट ही पंचायत डिसाइड करेंगी, तो उन्होंने किसको डिसाइड किया, वो अलगू को ही, जो पंच का हेड रहता है वो अलगू को ही डिसाइड किया। द पंच, उसके ऊपर क्या कहती हैं उसकी चाची के, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच होते हैं ना तो उनका कोई फ्रेंड होता है ना उनका कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, मतलब आपने अलगू चौधरी को, क्या आप जानती थी कि अलगू चौधरी को ही आपने क्यों कहा। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी कहती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि अलगू चौधरी जो है वो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तभी मतलब कि वो उसको ही पंच बनाती हैं। द ओल्ड लेडी अनाउंस कहती है, ओल्ड लेडी क्या अनाउंस करती है कि द पंच नोज नाइदर फ्रेंड और नॉर एनिमी, मतलब पंच ना ही दुश्मन जानता है ना तो फ्रेंड जानता है। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज वाई। अब जब जुम्मन जान जाता है कि जो पंच का हेड है कौन है अलगू ही है, तो वो सोचता है, वो थोड़ा सा मतलब उसकी वो अपनी खुशी छुपाए नहीं। जुम्मन हाइडिंग हिज वाई, मतलब वो अपनी खुशी छुपाता है, क्योंकि वो सोचता है अब तो जो रिजल्ट है वो मेरे ही हक में जाएगा, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड ही है जो हेड है, पंच का हेड है। तो फिर उसके बाद चाची भी रिप्लाई करती हैं। मीन्स अब यहाँ पर देखिए, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। इस पर अलगू पूछता है चाची से, आंटी से पूछता है, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। चाची क्या आपको पता है कि आपने मुझे पंच का हेड बना दिया, क्या आपको पता है कि मेरी फ्रेंडशिप जुम्मन के साथ है। सेड अलगू। आई नो दैट, रिप्लाइड दैट आंटी। आंटी कहती हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप जुम्मन के साथ है, बट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइस फॉर सेक ऑफ द फ्रेंडशिप। मतलब हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फ्रेंडशिप जो है जुम्मन के साथ है, बट तुम अपनी अंदर की जो अंतर्यात्मा है, अंतर्यात्मा कॉन्साइंस मीन्स होता है अंतर्यात्मा को नहीं मारोगे, और अपने फ्रेंडशिप को ना देखते हुए तुम क्या करोगे, सच्चाई का साथ दोगे। गॉड लिव्स इन द हर्ट ऑफ द पंच। फिर उस पर वो कहती हैं जो भगवान रहते हैं वो पंचों के हर्ट में यहाँ पास देखिए फ्रेंड, हर्ट यहाँ पास किसको डिनोट कर रहा है, मीन्स उनके रिजल्ट पे डिनोट कर रहा है। गॉड लिव्स इन द हर्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। फिर यहाँ पास देखिए पंच एंड हिज वॉइस ऑफ द गॉड, मतलब जो पंच डिसाइड, गॉड का क्या है, जो पंच का हर्ट होता है वो गॉड के हर्ट के समान होता है, या फिर कह लीजिए कि जो गॉड होते हैं पंच के हर्ट में होते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो पंच डिसाइड करेंगे वही मैं मानूंगी। मैं ये जानती हूँ कि आपकी फ्रेंडशिप जुम्मन के साथ है, बट आप सच्चाई का ही साथ देंगे, इसलिए मैंने आपको पंच का हेड बनाया। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। एंड दी ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और फिर उसके बाद वो अपनी पूरी कहानी वहाँ पर जो पंच बैठे रहते हैं उनको सुनाती हैं। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर द ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू से टू से इन योर डिफेंस। फिर उसमें जुम्मन से कहता है, जुम्मन शेख से क्या कहता है, अलगू कहता है यू एंड आई, मतलब कि तुम, जुम्मन क्या कहता है, जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन कहता है अलगू से, कहता है यू एंड आई आर द ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज डियर टू मी। फिर उसके बाद कहता है कि मतलब तुम और मैं जो है वो बचपन के फ्रेंड है, और तुम्हारी आंटी भी मेरी आंटी जैसी ही है। लेकिन इस टाइम जो पंच, अलगू कहता है यहाँ पास कि जो पंच है वो मैं पंच बन गया हूँ, तो इस टाइम मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल फॉर मी बिफोर मी, मतलब कि तुम और तुम्हारी आंटी दोनों ही मेरे लिए अब इक्वल हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, क्या तुम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो, अलगू कहता है, जुम्मन से कहता है। 3 years ago began
बिगेन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड। अब इस पे पूरी जुम्मन कहानी पूरी बताता है कि 3 years एगो बिगेन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज ही लाइड। मतलब मैं वो जब अपनी प्रॉपर्टी 3 साल पहले, अब यहाँ पास ये नोटिस करिए कि कब की बात है, 3 साल पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की मेरे नाम पे ट्रांसफ़र की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि कितने साल पहले ट्रांसफ़र की थी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को, तो 3 years एगो। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज ही लाइफ, जब मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उन्होंने इसलिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी कि मैं उनको तब तक सपोर्ट करूँगी जब तक कि वो चिंता रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मैंने I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. मतलब कि मैंने, मुझसे जो हो सकता था मैंने सब कुछ किया, बट क्या कहते हैं, थोड़ी सी अनबन मेरी पत्नी और मेरी आंटी में रहते हैं जिसे मैं रोक नहीं सकता हूँ, बट आई कांट स्टॉप। नाउ माई आंटी इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंटी क्या कर मुझसे मांग रही है, अलाउंस मांग रही है, मीन्स महीने का खर्च मुझसे मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाई द अलगू एंड अदर्स। और लोगों से बात करता है, देन फिर जुम्मन क्या करता है, पंचों से जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय द अलगूज एंड अदर। फिर उसके बाद क्या करता है कि क्रॉस एग्जामाइंड कर लेता है अलगू के साथ। देन अलगू क्या करता है, फिर अनाउंस करता है, अपना रिजल्ट अनाउंस करता है। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, मैंने हम लोगों ने पूरी बात को बहुत अच्छे से केयरफुली से सुना। इन आवर ओपिनियन जुम्मन वॉज मस्ट पे हिज आंट मंथली अलाउंस। वो कहता है कि जो जुम्मन है, तुम्हें अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, और इल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अगर तुम ये नहीं दोगे, मंथली अलाउंस नहीं दोगे, तो तुम्हें उनकी पूरी प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है पैराग्राफ 8। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। उसके बाद सेल्डम मीन्स होता है रेयरी, मतलब कभी भी नहीं। यहाँ पर सेल्डम मीन्स यहाँ पे रेयरी के देख लीजिए, फिर कभी नहीं कह लीजिए। उसके बाद ये जो दोनों फ्रेंड है कभी भी साथ नहीं देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इन दोनों की फ्रेंडशिप जो थी अब टूट चुकी थी, क्योंकि जो अलगू था वो जुम्मन के खिलाफ जो रिजल्ट घोषित कर दिया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनमी एंड वॉन्टेड टू रिवेंज। इनफैक्ट मीन्स अब जो जुम्मन था वो किसी प्रकार से अलगू से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने उसके खिलाफ जो जाके रिजल्ट घोषित किया था पंचायत का, तो वो क्या करना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था। देन हमारे पार्ट 3 की बात आती है। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। इल लक मीन्स होता है फ्रेंड की, मीन्स बैड लक कह लीजिए या फिर दुर्भाग्यवश कह लीजिए, मतलब दे बीतता है। और एज एल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। मतलब एक दुर्भाग्य से वो एक परेशानी में ये फंस जाता है। कौन फंस जाता है फ्रेंड, अलगू चौधरी फंस जाता है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स डाइड, मीन्स जो बैलगाड़ी होती है वो दो किससे चलती है, बैलों से चलती है। तो वो क्या कहते हैं, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। एंड ही शोल्ड द अदर टू समझू साहू। अब यहाँ फ्रेंड देखिए ये चौथा कैरेक्टर आता है, कौन आता है, समझू साहू। तो ये कैरेक्टर भी आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। जो चौथा कैरेक्टर आता है समझू साहू, तो वो क्या करता है, जब उसके बैलों के दोनों जोड़ों में से एक का डेथ हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपना एक जो बैल रहता है उसको समझू साहू को बेच देता है, जिसके पास जो क्या रहता है, एंड कार्ट ड्राइवर, जो घोड़ा बग्गी नहीं रहती उसका वो ड्राइवर रहता है ऑफ द विलेज, उसी विलेज का वो घोड़ा बग्गी का ड्राइवर रहता है। दी अंडरस्टैंडिंग, और उनके बीच एक समझौता हुआ था। दी अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन द मंथ्स ए टाइम। एक महीने में उनके अंदर ये डिसाइड हुआ था, ये अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि जो साहू था, उनके जो उनका बुलॉक था उसका पे उनको 1 महीना के अंदर करना पड़ेगा। जो उसका मतलब प्राइस था उसको 1 महीने के अंदर पे करना पड़ेगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो साहू जिस बुलॉक को अलगू से खरीदा था, वो 1 महीने तो उसका प्राइस उसको पे करना था, बट जो वो 1 महीने के पहले ही वो रहता है, जो बुलक रहता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो देन सेवरल मंथ्स, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स just a second, Bullock's death, Algo reminded Sahu of the money he had not yet paid। मतलब कई महीने बीत जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करता है, अलगो रिमाइंड कराता है साहू को कि हाँ तुम्हें मेरा पैसा वापस करना था। साहू गॉट वेरी अनाउंस्ड। फिर उस एनाउन मीन्स होता है कि गुस्से से, कह लीजिए कि गुस्से से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट ब्रिस्ट। रेस्ट मीन्स होता है फ्रेंड की
हॉरिबल या फिर कह लीजिए बीमार, हॉरिबल कह लीजिए या फिर बीमार कह लीजिए। तो मैं तुम्हें एक ऐसे बीस्ट मीन्स जानवर, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, मैं तुम्हें बीमार या फिर बेकार जानवर के लिए, ब्रेस्ट मीन्स बेकार भी हो सकता है, तो बेकार जानवर के मैं तुम्हें कोई भी पैसा पे नहीं करूँगा। यू सोल्ड मी, तुमने मुझे क्या किया था, एक बेकार और बीमार जानवर मुझे ये बेच दिया था। यू सोल्ड मी, ही ब्रॉट अस नथिंग बट यून, जो कि मुझे कुछ भी नहीं ला के दिया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक था। यूज़ इट फॉर अ मंथ, मैंने क्या सोचा था कि मैं उसे एक मंथ के लिए यूज़ करूँगा। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। टू नो मनी फॉर द डेड बुलक, अब मेरे पास कोई भी डेड बुलक के लिए कोई भी मनी नहीं है। ही सेड एंग्रीली, वो उसने गुस्से से कहा। कौन कहा फ्रेंड? साहू ने कहा। किससे? किससे कहा? जस्ट अ सेकेंड। अलगू से साहू ने कहा कि मैं तुम्हारे बुलक के लिए, जो कि तुमने मुझे बीमार और बेकार सा बुलक बिल्कुल हम मुझे दे दिया था, उसके लिए, जो कि एक महीने के अंदर ही भी उसकी मृत्यु हो गई, मैं उसके लिए तुम्हें कोई भी पैसा पे नहीं करूँगा। मीन्स कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तुमने मुझे बीमार दिया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी पैसा उसका पे नहीं करूँगा। फिर अलगू भी इस पर डिसाइड करता है। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। फिर अलगू डिसाइड करता है कि हाँ मैं सही हूँ, क्योंकि वो कह रहा था कि तुमने मुझे बेकार और बीमार जानवर मुझे दिया था, बट अलगू ऐसा नहीं, वो जानता था कि वो जो दूसरा वाला बैल था वो काफ़ी अच्छे से था। वो मीन्स वो बीमार कोई बेकार नहीं थे, वो काफ़ी अच्छे हालत में जब उसने बेचा था साहू को, तो काफ़ी अच्छे हालत में था, बट साहू ने उसकी कंडीशन ख़राब कर दी और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। ये कहता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं अपने केस को पंचायत में ज़रूर लेके जाऊँगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, अब कुछ महीने बाद प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, अब पंचायत भाई बन जाती है। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टी है जो अपने सपोर्ट के लिए वहाँ पास आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं कि वो उनके फेवर में जाके पंचायत में बोले। तो क्या करते हैं, सीकिंग, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, सीकिंग देयर सपोर्ट, मतलब अपने सपोर्ट के लिए वो लोगों से मिलते हैं, अपनी पार्टी इकट्ठा करते हैं, और एक इसलिए कि वो पंचायत में जाके बोलें कि हाँ मैं सही हूँ, मेरी तरफ से आवाज़ उठाओ। दी पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनिया। फिर उसके बाद देखिए सेकंड जो पंचायत होती है वो कहाँ पास होती है, फिर ओल्ड बनियान के ट्री के अंदर ही होती है, नीचे ही होती है। अलगू स्टूड अप एंड शेड द वॉइस ऑफ द पंच, अलगू खड़ा होता है, फिर वो फिर से कहता है, देखिए क्या कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, मतलब कि जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, मतलब सत्यता की आवाज़ है। जो भी रिजल्ट आएगा वो भगवान डिसाइड करेंगे, वो सत्य ही होगा, वो जस्टिस ही करेंगे एक प्रकार का। लेट साहू नॉमिनेटेड द हेड ऑफ द पंच, फिर उसके बाद साहू को कहा जाता है कि तुम साहू आप नॉमिनेट करो जो कि जिसको भी आप हेड चुनना चाहते हो। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके साथ मैं पंचों के साथ, मतलब पंचों के डिसीजन को मान्य करूँगा, मतलब जो भी पंच डिसाइड करेंगे, अलगू कहता है जो भी पंच डिसाइड करेंगे मैं उसको पूरा मान्य करूँगा, मैं उसको मानूंगा। देन साहू शाह हिज चांस एंड प्रोपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू के यहाँ पास मौका मिल जाता है, वो क्या करता है कि जुम्मन का नाम ले लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जुम्मन और अलगू में दुश्मनी चल रही है, और जुम्मन भी उससे क्या करना है, रिवेंज लेना चाहता है, तो वो यहाँ पास वो अपने आप को एक प्रकार का चांस पाता है साहू, और जुम्मन का नाम ले लेता है। अलगूज हर्ट सैंक एंड द टर्न पेल, मतलब उसका फेस, अलगू का जो फेस है पीला पड़ गया, टर्न फेस मीन्स उसका फेस जो है पीला पड़ गया, और बहुत ही असैंक मीन्स होता है एक प्रकार से मान लीजिए मासूम या फिर उदास हो गया, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसका फेस जो पीला पड़ जाता है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर ही बेचारा क्या कर सकता था अलगू, क्योंकि वो अब तो समझ चुका था कि भाई। देन हमारा नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज्ड, जब ऐसा मोमेंट आया जब जुम्मन हेड बन जाता है, तो ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जज, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज, उसने सोचा कि अब मैं इतने बड़े जज मीन्स होता है इतने बड़े कुर्सी पे बैठ जाना, इतने बड़े उच्च पद पे बैठ जाना, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस मीन्स होता है अपनी ऑफिस, यहाँ पर देखिए लिया गया है, ऑफिस मीन्स होता है जो वो पंच का पद था, मीन्स इतने ऊँचे पद पे वो बैठ गया है। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, जहाँ पास वो हाई प्लेस पे बैठ गया है, इतने ऊँचे पद पे बैठ गया है। हैव हिज रिवेंज ना, वो कहता है अपने आप से खुद अपनी अंतरात्मा से पूछता है, जब वो जुम्मन क्या होता है, जब वो जुम्मन पंच के हेड के रूप में उसमें चुना जाता है, तो वो सोचता है, उस टाइम सोचता तो है कि हाँ वो इससे अपना रिवेंज लेगा, बट वो अपने अंतरात्मा से वो फिर पूछता है कि क्या मैं इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि मैं मीन्स कि एक जज बन गया हूँ, एक इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी हाई पोस्ट पे, इतने हाई प्लेस पे मुझे बैठाया गया है, एज अ पंच हेड के रूप में मुझे चुना गया है, तो क्या इस टाइम में मैं उससे रिवेंज लूँ या फिर सच्चाई का साथ दूँ? ये खुद उसने अपनी अंतरात्मा से पूछा। ही थॉट जस्ट सेकेंड एंड थॉट, वो सोचता है और सोचता है, नो ही मस्ट नॉट, ही मस्ट नॉट, जस्ट अ सेकेंड, अलाउस इट। फिर उसके बाद उसकी अंतरात्मा जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इतने बड़े उच्च पद पे विराजमान हो, तो मीन्स कि चुने गए हो, तो आपको सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पास अपने पर्सनल फीलिंग को नहीं ले आऊँगा, फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। मैं यहाँ पास सच्चाई का साथ दूंगा और जस्टिस ही करूँगा, मीन्स न्याय ही करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे पद पे ही विराजमान हूँ कि मुझे न्याय करना ही पड़ेगा। उसकी अंतरात्मा, जब वो अपनी अंतरात्मा से खुद यहाँ पास सवाल पूछता है कि मैं यहाँ पास उससे रिवेंज लूँ या फिर जस्टिस करो, तो उसकी अंतरात्मा रिप्लाई करती है कि हाँ, आप जस्टिस ही करो। देन वो जस्टिस ही करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, फिर उन दोनों ही, मतलब अलगू और साहू दोनों ही अपनी बात को पंचों के सामने रखते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली, जो केस को है डीपली सोचा जाता है, समझा जाता है। देन जुम्मन स्टूड एंड अनाउंस, फिर उसके बाद जुम्मन खड़ा होता है और अपना अनाउंसमेंट करता है, अपना रिजल्ट अनाउंस करता है। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड बी पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। वो कहता है कि हम लोगों के ओपिनियन के हिसाब से हमें लगता है, ऐसा लगता है कि साहू को जो है अलगू के बुलक का प्राइस पे करना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, क्योंकि जब साहू ने बुलक को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, फिर उस टाइम वो किसी भी डिसेबिलिटी या डिसीज से सफ़र नहीं था। मीन्स जो बुलक को जब साहू ने अलगू से खरीदा था, तो वो किसी भी प्रकार का बीमार नहीं था, किसी प्रकार का उसको डिसीज़ नहीं था, किसी भी प्रकार का वो डिसेबिलिटी से बिलोंग नहीं करता था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, मीन्स कि जो बुलक की डेथ थी वो क्या थी, अनफॉर्चुनेट, भाग्यवश उसकी हाँ डेथ लिखी थी तो वो हो गया, बट अलगू इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ये इतना बात जब जुम्मन ये चीज़ पंच में खड़ा होकर ये चीज़ डिक्लेयर करता है, ये चीज़ अनाउंस करता है, तो इतना सब कुछ सुन के अलगू कुड नॉट कंटेन हिज, अलगू अपने फीलिंग को वो कवर नहीं कर पाता, अलगू अपने फीलिंग को रोक नहीं, कंटेन हिज फीलिंग मीन्स उसका अपने फीलिंग को रोक नहीं पाता है। ही स्टूड अप, वो भी खड़ा हो जाता है, एंड शेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, फिर उसके बाद खूब तेज़ी से चिल्लाने लगता है। अलगू खड़ा हो जाता है और खूब तेज़ी से चिल्लाने लगता है, विक्ट्री टू द पंचायत, मतलब पंचायत की जीत हुई, दिस इज जस्टिस, हाँ भाई यही न्याय है। मतलब वो इतना अपनी फीलिंग को अपने फीलिंग में इतना भाव विभोर हो गया था, वो तुरंत खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, विक्ट्री टू द पंचायत, मतलब यहाँ पास सच्चाई का साथ दिया गया है, जस्टिस, यहाँ पास न्याय हुआ है। किसकी विक्ट्री हुई है फ्रेंड? पंचायत की विक्ट्री हुई है। गॉड लाइज इन द वॉइस ऑफ द पंच, सचमुच यहाँ पास अगर कहा जाता है कि गॉड किसके वॉइस में होता है, पंचों में होता है, तो ये सच्चाई आज देखने को मिल गई कि इतनी रिवेंज, हालांकि जुम्मन मुझसे रिवेंज लेना चाहता था, बट उसने जो हेड ऑफ प्रधान का जो पोस्ट था, जो पद था, उसका पूरा सम्मान किया और उसने जस्टिस का साथ दिया। इसीलिए वो कहता है कि गॉड लाइव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो गॉड हैं किसके आवाज़ में जिंदा होते हैं? पंचों की आवाज़ में गॉड का आवाज़ पाया जाता है, वो गॉड जो पंचों की आवाज़ में जिंदा होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्बैरेस्ड हिम एंड सेड, जस्ट अ सेकेंड, एम्बेरस्ड मीन्स होता है फ्रेंड, मीन्स खेद या फिर कह लीजिए शर्मिंदा। तो सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, में जुम्मन जो है अलगू के पास जाता है और बड़ी शर्मिंदगी से कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत, जो कि हमारे लास्ट पंचायत में हुआ था, आई हैड बिकम योर एनमी, जब से कि मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंचायत, आज मैं जब पंच के उस पोस्ट पे पहुंचा तो मैं समझा कि तुमने वो उस तरह का अनाउंस क्यों किया था, तुम मेरे खिलाफ क्यों गए थे, क्योंकि पंच क्या कहता है, आज मैं समझ सका कि जो पंचायत की, जो पंचों का, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, जो पंच की पोस्ट, आई रियलाइज व्हाट ही मीन टू बी अ पंच, आज मैं समझ सका कि पंच मीन्स होता क्या है, पंच का सही मतलब क्या होता है। पंच मीन्स होता है कि जस्टिस करना, आज वो समझ सका और बहुत ही एम्बेरस होकर आके अलगू से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो पिछली बार पंचायत में हुआ था और मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। अब पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनमी, फिर इसके बाद जुम्मन बहुत ही शालीनता से कहता है अलगू से कि जो पंच होते हैं ना उनका कोई दुश्मन होता है, ना ही कोई उनका मित्र होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल जस्टिस करना ही जानते हैं। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, मतलब कि जो कि यहाँ पर जो है डेविएट पाथ ऑफ द जस्टिस मीन्स होता है सच्चाई का रास्ता, डेविएट मीन्स होता है
देखिए मूव अवे, यहाँ पास लिखा हुआ है मूव अवे। कोई भी अपने सच्चाई के रास्ते से भटका नहीं जा सकता। मीन्स जो पंच होता है ना उसका कोई दुश्मन होता है ना कोई उसका फ्रेंड, उसका बस उसका एक ही काम होता है कि वो सच्चाई, पाथ ऑफ जस्टिस, वो सच्चाई के रास्ते पे चलता जाए और ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, और सच्चाई सबके साथ सच्चाई ही करे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका वो फ्रेंड हो, चाहे एनिमी हो, चाहे आपके साथ उसकी चाहे उसके साथ आपकी शत्रुता हो। एनमिटी मीन्स होता है शत्रुता फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड। एनमिटी मीन्स होता है शत्रुता, फ्रेंडशिप मीन्स होता है मित्रता। चाहे वो उसके साथ आपकी मित्रता हो चाहे शत्रुता हो, ये ध्यान पंच को नहीं रखना चाहिए। बस उसको अपना क्या करना चाहिए, जस्टिस ही करना चाहिए, न्याय ही करना चाहिए। अलगो एम्बेरस्ड हिज फ्रेंड एंड वेट। फिर वो क्या कहते हैं, एम्बेरस मीन्स होता है फ्रेंड एक प्रकार का हक करना, उसको मीन्स कि मीन्स एम्बेरस मीन्स होता है हक करना। अलगू इतना सब कुछ सुन के उसके मुंह से तो वो क्या करता है, एम्बेरस मीन्स हक करना, वो तुरंत उसको गले लगा लेता है और क्या अपने फ्रेंड को क्या करता है फ्रेंड, गले लगा लेता है। एंड वेप्ट, वेप्ट मीन्स रोने लगता है, मतलब थोड़ा उदास हो जाता है, वेप्ट मीन्स रोने लगता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और जो उसके जो आंसू रहते हैं वो पूरे उसके जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है उन दोनों के बीच आंसुओं के द्वारा निकल जाती है। ये जो राइटर देखिए यहाँ पास हमारे राइटर मेंशन है प्रेमचंद जी। और रीटोल्ड मीन्स होता है फ्रेंड की मीन्स पहले तो ये हिंदी में ये पूरी शॉर्ट स्टोरी को लिखा गया था, फिर रीटोल्ड मीन्स इनको दोबारा इसको टोल्ड किया गया अंग्रेजी लैंग्वेज में। आई होप आपको आज की अच्छी लगी होगी स्टोरी, मेरे बताने का तरीका भी अच्छा लगा हो। चलिए फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको एग्जाम का पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड अभी तक ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा कि आप उनको बताइए कि इस चैनल पे आपको फ्री में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देन द सिचुएशन चेंज्ड। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ बीइंग रिफर टू देन द सिचुएशन चेंज, जो कि हुआ इसका आप मतलब क्या समझते हैं। द सिचुएशन ऑफ आंट इज जुम्मन हाउस चेंज मीन्स पहले क्या रहता है जब वो तुरंत अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र की रहती हैं जुम्मन के नाम, तो उनके साथ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा व्यवहार होता था, बट लेटर ऑन क्या होता है उनका सिचुएशन चेंज हो जाता है, उनके साथ कोई अच्छे से बात ही नहीं करता, उन्हें कोई खाना भी देना नहीं चाहता था, इनफैक्ट उनका उस घर में रहना ही सबको खलता था। अर्लियर सी वॉज बीइंग टेक केयर ऑफ बट थिंग्स चेंज एंड सी वॉज इल ट्रीटेड मीन्स पहले तो उनका बहुत देखभाल किया जाता था, बट उसके बाद वो उनका जो चेंज हुआ क्या, उनका सिचुएशन चेंज हो जाता है। एंड सी वॉज इल ट्रीटेड मतलब बुरे तरीके से उनको लोग ट्रीट करने लगे उस परिवार में। सेकेंड क्वेश्चन, when Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? वो जब उनकी आंट जान जाती है कि हाँ इस घर में मुझे कोई भी वेलकम नहीं करना चाहता, कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या अरेंजमेंट सजेस्ट की, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है फ्रेंड she suggested that she get a monthly allowance from Jummans as she could not handle the insult anymore। वो क्या कहते हैं कि मुझे इतना इंसल्ट अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, जितना भी पेशेंस था मैं बहुत पेशेंस की, अब इतना इससे ज़्यादा इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम मुझे जुम्मन क्या करो अलाउंस दे दो, मैं अपना खुद का किचन सेपरेट कर लूँगी। सी वॉन्टेड टू कुक सेपरेटली, वो अलग खाना बनाना चाहती थी, मीन्स अलग यहाँ पास फ्रेंड कुक सेपरेटली का मतलब हो गया कि वो अलग रहना चाहती हैं। What just a second question number third, what was the villagers reaction when the aunt explained her case to them। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जब जो आंटी रहती है अपनी प्रॉब्लम जाके गांव वालों से शेयर करती हैं तो उस पर गांव वालों का क्या रिएक्शन रहता है, क्या उस पर अपना रिएक्शन दिखाते हैं क्या, और उससे उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं। तो वो सजेस्ट करते हैं द विलेजर्स से मिक्स्ड रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन वो गाँव वाले उनके प्रति शो करते हैं। सब सिंपैथी, कुछ सिंपैथी दिखाते हैं, सम लाफ, कुछ लोग उन पे हंसते हैं। एंड सम अदर सेड टू दैट शी शुड ट्राई टू मेक अप विद द जुम्मन एंड हिज वाइफ। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ आप अपने जुम्मन और उसकी वाइफ के साथ आप पैचअप कर लो, आप उनके साथ ही जो भी जैसे वो रख रहे हैं आप उनके साथ रहो। मीन्स कुछ लोग तो उनके साथ सिंपैथी की फीलिंग दिखाते हैं, हाँ भाई वो लोग तो बुरा कर रहे हैं आपके साथ, और तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो बुढ़ौती में इनको अलग खाना बनाना है, मतलब उनके ऊपर कुछ लोग हंसते हैं। और तीसरा क्या कहते हैं कि भाई जो भी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, आप उनके साथ ही रहो, उनके साथ पैचअप कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगू नॉमिनेशन एज हेड पंच। मीन्स जो जुम्मन रहता है क्यों हैप्पी हो जाता है जब अलगू को हेड ऑफ पंच बनाया जाता है। इसका आंसर है फ्रेंड जुम्मन वॉज हैप्पी ओवर अलगू नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है। एंड ही न्यू डैट ही वुड नॉट गिव अ जजमेंट डैट वेंट अगेंस्ट हिम। वो सोचता है कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे अगेंस्ट जाके तो जजमेंट करेगा ही नहीं। मीन्स पूरा जो इसका अनाउंसमेंट होगा वो क्या होगा, वो मेरे फेवर में ही रहेगा, इसलिए वो खुश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, ये लाइन ये मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, दी आंट सेड व्हाट डिड शी मीन्स। यहाँ पास उनके कहने का ये मतलब क्या था? शी मीन टू रिमाइंड अलगू, मतलब वो अलगू को रिमाइंड करना चाहती हैं कि यहाँ पास आपका दोस्ती, आपका रिश्तेदारी नहीं चलेगा। आप पंच के हेड हो, आपको क्या करना पड़ेगा? जस्टिस ही करना पड़ेगा। अलगू दैट पंच होल्ड अ पोजीशन इक्वल टू गॉड, जो पंच के हेड रहते हैं वो किसके ज़्यादा, जो उनका पोजीशन रहता है किसके किसके अकॉर्डिंग रहता है? इक्वल टू गॉड, मतलब गॉड के बराबर रहता है। सो सी नेवर बी बेस्ट, मतलब वो कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे। ही शुड बी जस्ट एंड फेयर, मतलब वो बिल्कुल ही जस्टिस करेंगे। सफाई फेयर मीन्स होता है, मतलब कि कह लीजिए कि वो फेयर मीन्स यहाँ पास होता है कि अच्छे तरीके से वो जस्टिस ही करेंगे। फेयर मीन्स वैसे साफ सुथरा होता है, मतलब कोई भी गलत काम वो नहीं करेंगे। व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज ए हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट? मीन्स उसका जो वर्डिक्ट रहता है वो कैसे रहता है, और जुम्मन उसको कैसे अपने मीन्स कैसे जुम्मन उसको टेक करता है। अलगू गेव अ वर्डिक्ट दैट शॉक्ड जुम्मन, बट जब अलगू अपना वर्डिक्ट मीन्स अपना फैसला सुनाता है, वर्डिक्ट मीन्स होता है एक प्रकार से मीन्स फैसला हो गया, तो जो वर्डिक्ट वो करता है तो उस पर जुम्मन बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ही आज जुम्मन टू पे अ मंथली अनाउंस टू हिज, वो क्या कहता है कि आपको, तुम्हें तो देखो जुम्मन अपने आंटी को मंथली अनाउंस कर देना ही पड़ेगा। जुम्मन वॉज वेरी अपसेट, इस बात पे जुम्मन बहुत अपसेट हो जाता है। एट दिस जजमेंट एंड ही बिगेन टू कंसिडर अलगू एज हिज एनिमी, तभी वो अलगू को अपना दुश्मन मानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अभी कह रहे अलगू जब एक प्रॉब्लम में आ गया था, मीन्स उसके साथ भी एक दुर्घटना हो गई थी, दुर्भाग्यवश टाइट स्पॉट में, बहुत ही गहरी प्रॉब्लम में आ गया था। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंड? यहाँ पास आंसर में मेंशन है, अलगू हैड सोल्ड अ बुलक टू शाहू, उसने एक अपना बुलक शाहू को सोल्ड किया था। शाहू हैड प्रॉमिस दैट ही वुड पे फॉर द बुलक इन, और शाहू ने उसे प्रॉमिस किया था कि 1 महीने के अंदर ही वो बुलक का पूरा पेमेंट कर देगा। बट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, पर 1 महीने के अंदर ही वो बुलक मर जाता है। उसकी प्रॉब्लम यही रहती है। फिर उसके बाद शाहू तो उसको पे करता नहीं, कहता है तुमने मुझे बीमार बुलक दिया था, बेचा था, इसलिए मैं उसका कोई भी पेमेंट नहीं करूँगा। अलगो फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट बिकॉज शाहू रिफ्यूज टू पे मनी फॉर द बुलक एज डाइड, वो कहता है कि मैं इस बीमार जो मर चुका है उसका मैं तुम्हें कोई भी पे नहीं करूँगा, बस उसका यही प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच? अब यहाँ पास क्वेश्चन पूछ लिया है कि अलगू क्यों अपसेट हो गया था जब उसने सुना कि जो पंच का हेड है, जुम्मन को नॉमिनेशन में कौन हेड हुआ है? जुम्मन हुआ है, तो इसलिए क्यों अपसेट हो गया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड, अगर अभी तक आपने सोच रहे होंगे कि बस हम अपने चैप्टर को ही कवर कर लेंगे, तो ऐसे काम आपका एग्ज़ाम कवर नहीं हो पाएगा फ्रेंड। आपको स्टार्टिंग से सब जो इंग्लिश का लिटरेचर है उसका बेस समझना पड़ेगा फ्रेंड। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 10 क्लास इंट्रोडक्शन के लिया है, आप उसे देखिए। उसमें मैंने पूरा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, उससे पूरा फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आप एक बार देख लेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे। और फ्रेंड, इसके साथ साथ आप लिटरेचर के साथ साथ अपना ग्रामर भी मजबूत करिए, क्योंकि बस लिटरेचर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा फ्रेंड, ग्रामर भी करिए। और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ उसको अपने नोट्स में लिखिए। आप अपना नोट्स ऐसा बनाइए कि हर चैप्टर का केवल आपका 1 पेज का नोट्स बस तैयार हो। 1 पेज में आप अपने चैप्टर को खत्म कर लीजिए। जो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस उतने ही चीज़ अपने उस नोट्स में मेंशन करिए। लेंदी नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि फ्रेंड, अपने जो नोट्स बनाइए वो मात्र 1 पेज या आधे पेज का नोट्स बनाइए। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका तो 1 पेज में बनाइए। अगर नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आधे चैप्टर में कवर करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम आपको आपके ही नोट्स से नंबर दिलाएंगे एग्जाम में। अब किसी के वीडियो किसी के कुछ नहीं दिलाएंगे। आप एक बार सोच रहे हैं कि मैम का वीडियो देख लिए तो आपका ये चैप्टर तैयार हो गया, ऐसा नहीं। एग्जाम टाइम आप भूल जाएंगे, उस टाइम आपके नोट्स ही काम आएंगे फ्रेंड। तो आप एक एक लाइन को अपने नोट्स में लिखा करिए। तो हमारा जो जो आंसर है फ्रेंड, Algu was upset over Juman's nomination as head punch because he was certain that Juman would take a revenge of the judgment that Algu has given earlier. वो क्या सोचता है कि जब वो जुम्मन नॉमिनेट होता है हेड पे के पंच ऑफ हेड, तो वो सोचता है कि अब तो ये मुझसे रिवेंज लेगा, क्योंकि इसके साथ मैंने अर्लियर में क्या किया था, थोड़ा सा मीन्स कि क्या कहते क्या मैंने जो इसके साथ अर्लियर में किया था उसके कारण ये रिवेंज लेगा, जो मैंने इसके साथ जजमेंट किया था। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। और फ्रेंड, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, अगर अभी तक नहीं किए, अगर कर दिए तो थैंक यू सो मच। तो जस्ट अ सेकेंड, इतना ठीक है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, इतना ठीक है।
व्हाट वाज द जुम्मन वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। मतलब वो जुम्मन जो क्या क्या अपना फैसला सुनाता है, वर्डिक्ट नहीं सुनता है, फैसला सुनाता है, क्या फैसला सुनाता है, हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू इसको किस प्रकार से लेता है। व्हेन जुम्मन वाज मेड द हेड ऑफ पंच ही थॉट फॉर अ व्हाइल इफ ही शुड टेक रिवेंज, बट ही रियलाइज दैट ही वाज सिटिंग इन द पोजीशन ऑफ अ पंच। वो कहाँ पास बैठा है, पंच के पोजीशन पे बैठा है। ही हैड टू बी द अनबियस्ड, he had to be unbiased. जुम्मन्स वर्डिक्ट वाज दैट साहू शुड पे अलगू द अमाउंट ऑफ द बुलक। वो क्या कहता है कि हाँ भाई, साहू को बुलक का पेमेंट करना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल सच्चाई है, वो बिल्कुल जस्टिस के साथ फैसला सुनाता है। अलगू वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, उसकी बात सुन के, उसके फैसले को सुन के अलगू वॉज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही बिगन टू शाउट, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। डैट इट वॉज द विक्ट्री ऑफ द पंचायत। वो क्या कहता है, भाई ये तो पंचायत की जीत हो गई, इट इज़ द विक्ट्री ऑफ अ पंचायत। आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट। आपको क्या लगता है, मीन्स आपके हिसाब से क्या लगता है जो स्टोरी का सम्स है, मीन्स पूरा समरी है, किस किस टॉपिक पे चल रहा है। आपको 3 यहाँ पास टॉपिक दिए गए हैं। देखिए, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। आपको ये सब लगता है कि ये इसका टाइटल होना चाहिए। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप आर एनटी, ये होना चाहिए। या फिर द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, ये होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आंसर जो यहाँ पास दिया है, इसमें लिखा है कि गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस। तो इसके हिसाब से जो हमें मुझे आंसर लगा वो ये है कि इन माय ओपिनियन लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस। में सब जो जस्टिस के रास्ते में मुझे कोई भी अपने शत्रु या फिर मित्रता को नहीं देखना चाहिए। हमें केवल क्या करना चाहिए, पाथ ऑफ जस्टिस के जो को ही फॉलो करना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से ये लगा, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप आर एनिमिटी। हमें अपना दुश्मन और दुश्मनी और फ्रेंडशिपता नहीं देखनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बस पाथ ऑफ जस्टिस के रास्ते पे ही चलना चाहिए। सम्स ऑफ द स्टोरी द बेस्ट इज द क्लियरली शो। तो इस स्टोरी का जो मुझे सम्स लगता है, जो समरी पूरी लगती है, जो पूरा थीम लगता है, वो यही लगता है। वाई जुम्मन एंड अलगू वर नॉट एबल टू गिव रॉन्ग वर्डिक्ट बीइंग एट द पोजीशन ऑफ पंच, क्योंकि वो इसलिए रॉन्ग वर्डिक्ट नहीं कर पाते, रॉन्ग फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि वो पंच के पोजीशन पे बैठे थे, हेड ऑफ पंच के पोजीशन पे वो बैठे थे। जस्टिस शुड ऑलवेज प्रिवेल, मीन जस्टिस हमेशा ही प्रिवेल होती है। तो आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, कुछ भी जरा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, और लास्ट में अपना एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।